धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पत्रकारिता का मकसद ये भी है कि जब कोई बड़ी शख्सियत देश को छोड़ के चली जाए या दुनिया को छोड़ के चली जाए तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जानी चाहिए। लेकिन आप लोग जानते हैं आज मीडिया का क्या चरित्र बन के रह गया है, किन चीज़ों को लेकर वो हंगामा मचा रहा है। एक बहुत बड़ी शख्सियत जस्टिस पीबी सावंत अब हमारे बीच नहीं रहे। 90 साल की उम्र में उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। तो उनके जाने से न्यायिक तौर पर क्या क्षति पहुंची है, सामाजिक तौर पर क्या क्षति पहुंची है और राजनीतिक तौर पर क्या नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई क्या कोई और शख्सियत कर पाएगी या नहीं, बहुत सारे सवाल हैं। तो इन्हीं सवालात के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर जस्टिस पीबी सावंत को कैसे याद किया जा सकता है, कैसे याद रखा जा सकता है। तो उनको अपना गुरु मानने वाले जस्टिस बीजी कोलसे पार्टी बॉम्बे से हमारे साथ जूम के जरिए जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। जस्टिस पीबी सावंत आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं आपसे पहला सवाल यही करना चाहता हूं सर कि उनको हम कैसे श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जस्टिस सावंत को सही मायने में श्रद्धांजलि होगी। जो आज देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है वो किसानों का नहीं है, तो जो भी अनाज खाता है उन सबका आंदोलन है। वो सीए वाले लोग हो, दलित हो, आदिवासी हो या किसान हो। और यदि ये आंदोलन फेल होता है तो हम सब फेल हो जाएंगे। इस आंदोलन में न प्रांत की सीमा है, न जाति की सीमा है, न धर्म की सीमा है। और ये ऐसा क्रांतिकाली आंदोलन भारत में आज तक कभी खड़ा नहीं हुआ था। इसीलिए जस्टिस सावंत को यदि हम मानते हैं, उनके विचारों को मानते हैं, तो आज हमें सभी ने जहां भी हम हैं, जिस भी तरह से क्यों ना हो, हमें ये आंदोलन को ताकत देनी होगी। हमारा देश आरएसएस मुक्त यानी मनुवादी मुक्त, मनीवादी मुक्त करने के लिए ये अच्छा मौका है। क्योंकि 7 साल में इन मनुवादियों ने ऐसा सोचा कि उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और इसलिए वो अपने तरीके से हथकंडे अपनाते गए, यशस्वी होते गए। और उनका आखिरी हथकंडा था लाल किले पर झंडा उन्होंने फहराया और किसानों को बदनाम किया। बाद में ये किसान आंदोलन पर पथराव करने की कोशिश की, उनमें फेल हो गए। ये पहली बार फेल हो गए, नहीं तो ये झंडा फहराया, सब देश ने जमाना कि ये झूठा है, उन्होंने नहीं फहराया है, वो किसानों ने नहीं किया है, ये मोदी शाह ने किया है। और ये पत्थरबाजी भी हुई, वो भी इन्होंने करी है। ये साबित हुआ है ये पहली बार भारत की जनता मनुवादी ताकतों को अच्छी तरह से समझने लगी है। ठीक है। मैं दूसरा सवाल आपसे एक शिष्य के तौर पे करना चाहता हूं, क्योंकि आप कहते हैं कि पीबी सावंत आपके गुरु हैं और आप उनको गुरु मानते हैं। तो एक शिष्य के तौर पे आप उनको कैसे श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? मैं तो कल सुबह 9:30 बजे जब उनको जाने की मुझे खबर मिली, तब मैं अमृतसर से जालियनवाला का पानी, जालियनवाला की मिट्टी और स्वर्ण मंदिर का अमृत पानी लेके यात्रा पर निकालने वाला था। पानी लिया था, वो परसों ही मुझे वहां के लोगों ने सुपुर्द किया था, पानी और मिट्टी। और वो लेके हम कल दिन भर यात्रा करने वाले थे। आज छोटू राम की जयंती या पुण्यतिथि है, वहां उस मेले में हम जाने वाले थे। और वो मिट्टी और पानी लेके हम सभी बॉर्डर पर जाने वाले थे। लेकिन कल सुबह हम निकलते समय मुझे फोन आया, वहां से मैं कार से दिल्ली आया, शाम का 4 बजे का फ्लाइट लेके पूरा आया, क्योंकि मेरे लिए उनका दर्शन बाकी था। इसलिए कल फ्यूनरल हुआ नहीं, वो आज हुआ। इतना मैं उनका चेला था और सब जानते थे, भारत देश जानता था, उनकी फैमिली तो जानती ही थी। इसीलिए मुझे वो सब तिब्बुतर का काम छोड़ के आना पड़ा। तो मैं उनके शिष्य होने के नाते इतना ही कहूंगा कि मैं आखिरी श्वास तक, जब तक मेरे में दम है,
जस्टिस सावंत ने दिखाए रास्ते पर चलूंगा। वो रास्ता क्या था? वो रास्ता सत्य का था, वो रास्ता प्रामाणिकता का था, वो रास्ता हम सभी को विकास के मार्ग पर लेने वाला था। सभी को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा मुफ्त में मिलना चाहिए, वो उनकी ख्वाहिश थी। और उनके ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं आखिरी सांस तक काम करूं। चलिए, खुदा आपको हिम्मत दे और आपके हौसले को बनाए रखे और आप जस्टिस पीबी सावंत के बताए दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। उनके निधन के बाद, उनके चले जाने के बाद आप न्यायिक जगत में कैसी हलचल देख रहे हैं? क्या कहीं पे कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? किसी ने कोई दुख जताया है? क्या आपके सामने गुजरा जो है न्यायपालिका से? कल 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 की कल ही वायर ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल उनके बारे में, कोई भट्टाचार्य उसने लिखा है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। और सब जगह से प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है कि बहुत बड़े इंसान थे, नेक इंसान थे, समाज सेवी थे। आज तो उनके नाम से उन्होंने बोला था कि मेरा जुलूस नहीं निकाला, मैं मरने के बाद मेरे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फर्नेस पे देना और मेरे किसी भी तरह के मेरे ऊपर मंत्र तंत्र या पूजा नहीं करना। तो उनके इच्छा के मुताबिक हमने आज फ्यूनरल किया। हम एम्बुलेंस में बॉडी लेके जा रहे थे, लेकिन लोगों ने रास्ते पर हमको अलाउ किया और उन्होंने उनका जुलूस निकाला। और लोग, बहुत बड़े संख्या में लोग जमा हुए थे रास्ते पर, जिनको हमने घर आने नहीं दिया, जिन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये इच्छा के मुताबिक हम फर्नेस पे बॉडी डालेंगे। हमने उनके अस्थि, लेकिन मैं वो उनके अस्थि लेके मेरा जो अनाथ आश्रम है, जहां मेरी माँ की भी मैंने अस्थि या रक्षा लगा के जो रखी थी, वहां हमने पौधे लगाए जी। उसको बहुत आम बहुत भाता था, मेरी माँ को, जस्टिस सावंत को भी बहुत आम भाता था। हम उनकी रक्षा लेके हमारे आश्रम में उसके पेड़ लगाएंगे और सबको आम खिलाएंगे जस्टिस सावंत की यादगार में। लेकिन जस्टिस सावंत के बारे में जी, जस्टिस सावंत के जी, जस्टिस सावंत की जस्टिस सावंत की याद में लगाए गए पेड़ों से आप उनको आम खिलवाएंगे, आप ये कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको और थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। गुजरात दंगे थे, वहाँ पर जब वो न्यायिक आयोग बन के गया तो उसमें वो शामिल थे और उन्होंने ही कहा कि गुजरात दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उनकी भूमिका संदिग्ध थी। क्या उसी तौर पे उनको याद किया जाना चाहिए? बस मैं वही बोल रहा हूं, मैं उसी यादगार पर आने वाला था कि उनके काम के बारे में भारत देश को मारे। लेकिन चंद किस्से में बताने वाला था जी। जस्टिस सावंत ने एक ऐसी शख्स थी कि जज के तौर पर, वकील के तौर पर जी, फैमिली का कर्ता के तौर पर, मित्र के तौर पर, समाज सेवी के तौर पर, ये हमेशा आदर्श रहे जी। एक भी चूक में उनका 50 साल उनका सेवक था, 50 साल उनके निजी सार्वजनिक लाइफ में एक भी गलत लफ्ज कभी मुंह से निकला नहीं जी। कभी उनको अभी ऐसा नहीं लगा कि कल मैंने जो किया ऐसा नहीं करना चाहिए था, या ऐसी गलती भी उन्होंने करी नहीं। वो एक आदर्श व्यक्तिमत्व था जी। और ये आदर्श व्यक्तिमत्व अपने काम में इतना नेक था कि जब उनका आयोग अपॉइंट हुआ गुजरात दंगों के लिए जी, तो उतने माहौल में, उतने बुरे माहौल में वो 2 महीने गुजरात जाके रहे, अहमदाबाद में जी, और खुद एविडेंस रिकॉर्ड करते रहे जी। और खुद एविडेंस रिकॉर्ड करते रहे। उनके पास हिरेन पंड्या रात को 3 बजे आया जी। जस्टिस सावंत ने पूछा कि आपको डर नहीं लगता कि आप इतने बजे आए, इतने डरते हो क्या? तो वो डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है, मुझे वो मारेंगे, लेकिन मेरा कॉन्शियस मुझे घर में बैठने नहीं देता, इसलिए मैं आया हूँ आपके पास। और उन्होंने साथ जो भी मोदी ने कहा था, जितने काटने हो काटो, वो तो बजरंगी के अभी भी स्टिंग ऑपरेशन जो राणा आयुब ने किया, वो बजरंगी 10 बार बोलता है कि मोदी जी ने बोला जो करना है करो, बाकी मैं देख लूंगा। और उसको भी इतने गुनाह करने के बाद वो अभी बेल पर है जी। हमारे माता पिता समान उच्चतम न्यायालय ने उसको बेल दिया है।
जी। वो जामीन, वो जमानत पर है, मजा कर रहा है बाहर। तो जस्टिस सावंत ने वो मिशन में इतना नेक काम किया। उन्होंने कहा कि मूसा एंड हिज ग्रुप जी। should be prosecuted for mass murders. जी, बिल्कुल। One first recommendation. Second recommendation that they should not be given any constitutional post. जी। किसी हालत में इनको संवैधानिक पद पर नहीं बिठाना चाहिए, ये उनका रिकमेंडेशन था। इसलिए मोदी जी को 10 साल वीसा नहीं मिला कहीं बाहर का, क्योंकि उनकी इतनी ऊंची थी। अब ऊंची देखो उनकी कैसी थी। ये अर्नव गोस्वामी ने उनका एक गलत फोटो छपा था करप्ट जज के लिस्ट में। सावंत ने उनको नोटिस दी थी कि वो फोटो तुम 3 दिन तेरे टीवी पे दिखा कि वो गलत फोटो छपा था, और तेरे टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले पन्ने पे वो छाप 3 दिन कि वो गलत था। अर्नव ने माना नहीं। जस्टिस सावंत उसके खिलाफ कोर्ट में गए, 100 करोड़ की मानहानि का दावा किया। कोर्ट ने सभी एविडेंस रिकॉर्ड करके जस्टिस सावंत को 100 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे मानहानि। जी। ये शायद देश में पहली केस है, जितने मांगे उतने दिए। और फिर वो हाईकोर्ट में गया। जी। हाईकोर्ट ने कहा कि पैसे भरो, पहले पैसे भरो, फिर बाद में आपका अपील सुनेंगे। जी। तो वो उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में गया। जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाओ पैसे भरो पहले। हम्म। तब सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जैसा काम कर रहे थे। जी। तब कर रहे थे वो बात अलग है। जी। तो नहीं हुआ, तो वापस गया वो। उसको हाईकोर्ट में पैसे भरने पड़े, यानी बैंक गारंटी है जो कुछ है। उसके पहले वो हमारे पास आया, जस्टिस सावंत मिला। जस्टिस सावंत बोले कि तेरे 100 रुपए में से, 100 करोड़ में से मैं 100 पैसे भी नहीं लूंगा, लेकिन तुझे मैंने मौका दिया था, तुमने माना नहीं। अब तू कब आया? जब सुप्रीम कोर्ट ने भी तुझे लताड़ा तब तू आया। जी। तो तू अभी मेरे सामने खड़ा मत हो, तू जा। और उसको उन्होंने भगा दिया था। वो खुद एक बार चाइना गए थे। जी। उनको उस जमाने में $2200 मिलते थे परदेश जाने के लिए। जी। वो $2200 भी उनको नहीं मिले थे जाने तक। तो बोले मुझे, अरे मेरे पैसे नहीं आए, मुझे कल जाना है। तो फिर मैंने किसी सीएम को इसको तो फोन करके वो पैसे आए। वो पैसे लेके वो चाइना गए। उनके सिर्फ $1500 खर्च हुए। आने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, बोले सरकार के $700 परत भेज दो, वापस दे दो। मैंने कहा क्या बात है, $2200 आपको दिए थे खर्च करने के लिए, वो आपके पैसे है। माना नहीं, और वो $700 गवर्नमेंट को वापस कर दिए। जी। इतना ही नहीं, तो उनको जब सुप्रीम कोर्ट पहले रिकमेंड किया था, जी। तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने होते 7 साल के लिए। जी। लेकिन सभी ब्राह्मणवादी फोर्सों ने विरोध किया। वहां प्रेसिडेंट भी ब्राह्मणवादी था, उसने सावंत के वारंट पर सिग्नेचर नहीं की। जी। और जब उनको चीफ जस्टिस के उनके चांसेस जाने के बाद उनको जज बनाया सुप्रीम कोर्ट में, रिटायर हुए, तब चीफ जस्टिस अहमदी था। जी। मैं अहमदी था कहूंगा कि अहमदी ने बहुत कुछ हथकंडे अपनाए वहां। तो जस्टिस सावंत ने उनको लेटर लिखा कि मैं 30 जून को रिटायर हो रहा हूं, आपने रिकमेंड करी हुई एक भी पोस्ट मुझे नहीं चाहिए। मेरा नाम किसी भी पोस्ट के लिए रिकमेंड मत करो। जी। ये जस्टिस सावंत के गट्स थे। और वो उन्होंने उनको खत लिखा। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट थे, वो बाद में प्रेसिडेंट बने, दलित थे वो। जी। उन्होंने बोला कि अरे भाई मेरे पास पोस्ट है तुम्हारे लिए। उन्होंने फोन किया वाइस प्रेसिडेंट ने, तो भी ये बोले कि मुझे चीफ जस्टिस का रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। नहीं, बोले मेरी पोस्ट है, मैं आपको अपॉइंट करूंगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष। जी। और फिर वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने रिटायरमेंट के बाद। वर्ल्ड प्रेस एसोसिएशन के ये 6 साल प्रेसिडेंट रहे। जी। वर्ल्ड प्रेस, लेकिन तुम्हारे प्रेस ने उनके बारे में एक लफ्ज भी छपा, एक, नॉट ए सिंगल सेंटेंस। वो 6 साल यहाँ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे, 6 साल प्रेस एसोसिएशन, वर्ल्ड प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। उनको एग्जीक्यूटिव का टिकट आता था मीटिंग के लिए और भाषण के लिए, वो वापस करते थे और इकोनॉमी के लिए जाते थे। वो बोलते थे कि देश के समाज के पैसे हैं, मुझे नहीं चाहिए।
तो कहने का मतलब कि अंदर बाहर से जी जिसको बोलते हैं क्लीन, जी ऐसा जस्टिस सावंत था, विचारों से और क्या बोलूं मैं, तो अभी मैं उनका 50 साल चेला है, तो मेरे बारे में लोग वही कहेंगे ना कि मैं उनकी स्तुति करता हूँ, लेकिन एक भी लफ्ज इसमें झूठा नहीं। जी हम एक किसी फंक्शन के लिए निकले थे, प्रोटोकॉल की गाड़ी थी, मैं भी जज था, हम दोनों गाड़ी में बैठे, जी उनके बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो बच्चे बोले कि पापा हमें छोड़ो यहाँ तक। उनके हम जहाँ से जा रहे थे, उनके रास्ते में उनकी गाड़ी, उनके स्कूल भी था। तो बच्चों को समझाया उन्होंने, ये तुम्हारे बाप की गाड़ी नहीं है, तुम्हें लोकल से, तुम हर दिन जाते हो, लोकल से जाओ, ये गाड़ी सरकारी गाड़ी है, हम सरकारी काम के लिए जा रहे हैं। और बच्चों को लिया नहीं, मैंने बोलने के बावजूद कि मैंने कहा बैठने दो यार इनको, नहीं बोले ऐसा नहीं चलेगा, उनको आदत लगेगी, वो लोकल से जाना चाहिए। तो इसी उन्हीं के जी ये आदर्श पर हम लोग चल रहे हैं, जी हमें चलने की कोशिश कर रहे हैं। जी उनके बड़े हम हो नहीं सकते, लेकिन एक ही लफ्ज में कहता हूं जी कि देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर जस्टिस सावंत। जी ये एल्गार परिषद के बारे में हमको बहुत बदनाम किया, तब प्राइम मिनिस्टर को उनको लेटर है, बड़ा लिफाफा आया। जी जब हमारी परिषद बदनाम हो रही थी, जब हमारे परिषद के नाम पर सब इंटेलेक्चुअल्स अरेस्ट हो रहे थे, तो एक बड़ा लिफाफा आया, हम सब बैठे थे, सावंत न्यायमूर्ति ने वो लिफाफा देखा तक नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर का लेटर है, कोई भी खोल के देखता, उसने कहा फेंक दो, मुझे पढ़ना भी नहीं। इतना आदमी क्या बोलेंगे उनके बारे में, मैं क्या बोलूं यार। लेकिन वो लेटर उन्होंने देखा भी नहीं, देखा तक नहीं। ठीक है, आप बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं और बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि जस्टिस पीबी सावंत वो शख्सियत थे कि उन्हें जब पता चला कि प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा लिफाफा है, तो उन्होंने कहा कि मैं उनका लेटर पढ़ूंगा भी नहीं, खोलूंगा भी नहीं, इसे उधर फेंक दो। ये बहुत बड़ा खुलासा आप धाकड़ खबर पे कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि उनके जाने से जो नुकसान हुआ है, आपको लगता है कि भविष्य में उसकी भरपाई भारत में हो पाएगी? वही मैं बोला, वो तो कभी हो नहीं सकती, लेकिन आज के तारीख में उनकी देश के काम में बहुत जरूरत थी। मनुवादी ताकतों के खिलाफ, मनीवादी ताकतों के खिलाफ हमारे जैसे लड़ने वाले लोगों को उनकी बहुत जरूरत थी, और ऐसे समय उनको जाना पड़ा। ये तो जाना आना अब किसी के हाथ में नहीं, लेकिन हमारे एक बहुत बड़े विद्वान है, वो कहते हैं उनको, वो बोलते हैं कि मुझे दिखता है आगे क्या होने वाला है जी। और बहुत मैं उनके ऊपर, मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता इस बारे में, लेकिन उन्होंने अभी मुझे फोन किया था कि 23 दिन में आने वाले 23 दिन में जस्टिस सावंत वापस आ रहे हैं, दूसरे से तुम्हारे मदद के लिए आ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई क्या बोल रहे हैं, मैंने कहा, वो बोले देखो तो फिर से उनके चॉइस का जन्म लेके यहाँ हमारे सेवा में आने वाले। चलिए, तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि भले वो मेरे दोस्त कुछ भी बोले, लेकिन सावंत जैसे लाखों लोग हमें आज जरूरत है, और आपके माध्यम से सभी सावंत के चाहते को आपके माध्यम से संदेश देता हूं, यदि जस्टिस सावंत के श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो आज किसानों के आंदोलन में हम सब जो भी 2 समय के अनाज खाते हैं, शामिल होने की जरूरत है। जय भारत। जय भारत। बहुत शुक्रिया, आपने इस गम के माहौल में वक्त दिया धाकड़ खबर को। फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जस्टिस सावंत की ज़िंदगी पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। बहुत बड़ी शख्सियत है, उनको 15-20 मिनट में इस खबर के ज़रिए समेटा नहीं जा सकता है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।